हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, बोर्ड की एग्जामिनेशन बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरे अनुसार ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर पे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो एल्केन और हेलो एरीन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर पे बेसिकली हम लोग इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इसके बाद तुरंत ही एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग इसी चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर पे जो हमने सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्केन इज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है मोनो हेलो एल्केन के लिए। तो आपको एक बात बखूबी पता है बच्चों, CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है और एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और इसके जगह पे एक हाइड्रोजन को ऐड करो तो रिजल्ट क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, वो भी मोनो हेलो एल्केन बनेगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट होंगे, CnH2n, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया है तो +2 की जगह पे अब +1 लिखोगे और एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला है आपका मोनो हेलो एल्केन का, मोनो हेलो एल्केन का। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, CnH2n+1 एंड X, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ इथानॉल। आपके पास एक इथानॉल है दैट इज CH3 CH2 और OH, दिस इज इथानॉल। इसको रिएक्ट कराना है KBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसको रिएक्ट करा दो KBr के साथ, किसके प्रेजेंस में बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो आपको पता है कि KBr और H2SO4, KBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकता है, ये बना सकता है KHSO4 और साथ में बना सकता है HBr, बना सकता है। नाउ अगर इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल से कराओगे तो यहां से OH और यहां से H, वाटर बाहर हो जाएगा और Br को कार्बन से कनेक्ट कर दो तो प्रोडक्ट बन जाएंगे CH3 CH2 और Br और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो देखो यहां पे क्या प्रोडक्ट हो रहा है, CH3 CH2 Br, दिस इज अ इथाइल ब्रोमाइड। क्या है आपका, इथाइल ब्रोमाइड है। कौन सा ऑप्शन सही है देख लो तो जरा, इथाइल ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, इसको फटाफट से देखो, उसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH सॉल्यूशन। आपको पता है अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग एक्वस KOH से रिएक्शन करवाते हैं, ये कौन सी रिएक्शन शो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो होते हैं ना, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। और आपको याद रखना है कि अगर एक्वस KOH लिखा गया हो तो X आपका रिप्लेस हो जाएगा OH से, X आपका रिप्लेस हो जाएगा OH से, यानी X को हटा के क्या लगा दो, OH लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा ROH और साथ में बनेगा KX। इसको आप क्या बोलते हो, अल्कोहल बोलते हो। क्या बोलते हो, अल्कोहल। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 और Cl, इथाइल क्लोराइड दिया गया है। अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो एक्वस KOH के साथ, कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस वाले केस में Cl रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा, मतलब Cl को हटा के OH लगा दो तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और OH और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl बनेगा।
दिस इज अ एल्कोहल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है देख लो जरा, एल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्काइल हैलाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय, एक अल्कोहल अल्काइल हैलाइड को एक अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जा सकता है ना, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया कि अल्काइल हैलाइड को अगर मान लेते हैं एक्वस के OH से रिएक्शन करवाते हैं, जो X है आपका ये रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर OH आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया, यानी प्रोडक्ट यहां पर हो जाएगा ROH और साथ में हो जाएगा KX। किस रिएक्शन की बात हो रही है, ये बात हो रही है निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा देखो, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कर सकते हो, इसको कॉपी करें। इसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ सोडियम लेड। इथाइल क्लोराइड है दैट इज CH3 CH2 और Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। अगर आप किसको रिएक्ट करवा देते हो सोडियम लेड के साथ, आप सोडियम लेड सोचो या यहां पे ड्राई ईथर लेड सोचो, ड्राई ईथर लेड विथ सोडियम है ना, ड्राई ईथर लेड विथ सोडियम। आप यहां पे सिर्फ सोडियम लेड बोलो या सोडियम ड्राई ईथर लेड बोलो, बात बराबर है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज अ उर्ज रिएक्शन। क्या होती है, उर्ज रिएक्शन। और उर्ज रिएक्शन में आपको पता है हाइड्रोकार्बन बनती है, और जितना कार्बन रिएक्टेंट में होता है उसी का डबल बनता है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बना देंगे CH3 CH2 CH2 और क्या होगा CH3, 2 का क्या बन गया, 4 बन गया। दिस इज हाइड्रोकार्बन और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन नाम होगा, यानी N ब्यूटेन इसका सही आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलो एल्केन। आपको पता है हेलो एल्केन के लिए मान लेते हैं CH3 और Br, हेलो एल्केन हो गया ये, दिस इज अ हेलो एल्केन। अब इसमें जो कार्बन आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, प्रसंकरण क्या होगी, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या प्रसंकरण होगी या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां पर Br। देखो कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन पे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप सिग्मा बॉन्ड से भी चेक कर सकते हो, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, लोन पेयर कितना है यहाँ पर 0, 4 और 0 कितना मिल जाएगा 4, और 4 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या मिलती है, sp3 मिलती है। तो यहां पे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कर सकते हो, फटाफट देखें, उसके बाद अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलो एरीन इज। सबसे पहले हेलो एरीन देखो, हेलो एरीन क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग में हैलोजन कनेक्ट होगा, दिस इज अ हेलो एरीन। अब इसका आपको पता करना है हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण आपको पता करना है। हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। तरीका क्या है चेक करने का, एक तो सबसे पहले जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है उसको देखो, ये एक तरफ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। दूसरा तरीका है आप सिग्मा प्लस लोन पेयर के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं। देखो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, और इस वाले केस में एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा।
टोटल सिग्मा कितने मिल गया बच्चों, तो 3 मिल गया। लोन पेयर कितना है, तो 0 है। 3 + 0 हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ अमोनिया इन अ सील्ड ट्यूब गिव्स। सबसे पहले हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, दैट इज RX। इसको अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो, अमोनिया को मैं HNH2 लिख रहा हूं, NH3 को ये अमोनिया बोलते हैं ना, तो क्या करेंगे, यहां से HX को बाहर निकाल दो और बन जाएगा यहां पे RNH2। RNH2। अच्छा, सील्ड ट्यूब पे लिया गया है, फिर से मैं एक बार अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा सकता हूं। ध्यान से सुनना एक बार, अमोनिया में जितना हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन बारी बारी से हटेंगे और अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते रहेंगे। जैसे एक अल्काइल हैलाइड एक बार अमोनिया से टकराया तो एक हाइड्रोजन अमोनिया का हट गया। ठीक, अब अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, फिर से एक बार अल्काइल हैलाइड आएगा तो एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। कैसे, एक बार फिर से HX बाहर निकलेगा और बन जाएगा RNHR। अभी भी देखो यहां पे नाइट्रोजन में हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो फिर से एक बार अल्काइल हैलाइड आएगा, फिर से आएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन को भी ले जाएगा। तो यहां से भी एक हाइड्रोजन फिर से हटा दो तो ये हो जाएगा HX बाहर निकला, RNR और फिर क्या हो जाएगा R। ठीक, अच्छा, फिर से आप चाहें तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा सकते हैं। देखो इस बार यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। लोन पेयर जो है ना बच्चों, इस प्लस को मिल जाएगा, ये X बॉन्ड खींचने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट बना देगा RN R R R और इसके साथ साथ X माइनस, ऐसा। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। और इसको हम लोग कहते हैं क्वार्डिनरी सॉल्ट, क्वार्डिनरी सॉल्ट। ठीक ना, मतलब जब अमोनिया का रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड से कराओगे तो 1 डिग्री एमीन भी बनेगा, 2 डिग्री एमीन भी बनेगा और 3 डिग्री एमीन भी बनेगा। मतलब सारे एमीन की एक मिक्सचर बनेगी। क्या बनेगी, मिक्सचर बनेगी, यानी मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। कर सकते हो, समझ पा रहे हो ना। इसको फटाक से कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्यों मूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। आपको पता है रेफ्रिजरेटर पर हम लोग फ्रियोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रियोन्स का, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं CF2 और Cl2, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रियोन 012। ये सब इसी का नाम है। ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल होने से रेगुलरली ओजोन लेयर डिप्लेट कर रहा है, टूट रहा है। अब ओजोन लेयर टूटेगा तो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है ना, वो आसानी से हमारे अर्थ तक पहुंच सकती है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं और इसका कारण बनता है जो ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रथम क्रम क्रिया विधि को दर्शाता है। इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, फास्टर होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो SN1 रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टिविटी होती है, एक तो बेंजाइल का पार्ट ड्यू टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है।
उसके बाद होती है 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन और उसके बाद 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बोकैटायन की बात करवा रहा है, ठीक है। जैसे इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड के फॉर्मूले क्या होते हैं? CH3, CH2 और Cl। अगर आप ध्यान से एक चीज को देखोगे, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करते हो तो यहां पे प्लस चार्ज बनेगा और यहां पे माइनस चार्ज बनेगा। अब ये जो कार्बन पर प्लस चार्ज है कितना डिग्री वाला है? दिस इज अ 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री है। इसके बाद है प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड कैसा होगा? CH3, CH, Cl और CH3। ये होगा आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड। सॉरी, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन चुका है ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसको प्रोपाइल क्लोराइड कैसे बना सकते हैं हम लोग? CH2, CH2 और फिर क्या होगा? Cl होगा। अगर आप यहां पर भी देखो तो Cl और कार्बन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होगी, यहां पे प्लस चार्ज आएगा और यहां पे माइनस चार्ज आएगा। अगेन देखो, यहां पे कार्बन पे प्लस बना है, कितना डिग्री है बच्चों? तो 1 डिग्री है। कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। इसके बाद बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन कैसा होता है? क्लोरोबेंजीन होता है, बेंजीन में आपके पास Cl प्रेजेंट होगा। अब ध्यान से एक चीज को देखना, इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और इस वाले हेलोजन पर माइनस चार्ज आएगा। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तब। नाउ आपके पास प्लस चार्ज कहां पे बना? प्लस चार्ज बना है यहां पर बना है। अब ये जो प्लस चार्ज होगा ना, डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पे कह सकते हैं, जो कि लेस रिएक्टिव होंगे। इसके बाद है आपके पास बेंजाइल का पार्ट। तो बेंजाइल क्लोराइड कैसा होगा? बेंजाइल क्लोराइड कैसा होगा? CH2 और Cl, ठीक ना। यहां पे प्लस चार्ज होगी, यहां पे माइनस चार्ज होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से एक चीज को देखना, ये वाला बॉन्ड यहां जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां जा सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां जा सकता है। मतलब यहां पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब रेजोनेंस अगर देखने को मिल रहा है, जो कि बेंजाइल है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगी SN1 पर, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो पहला और दूसरा तो 1 डिग्री है, ये तो लेस रिएक्टिव होंगे। यहां पे रेजोनेंस है बट पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहे हैं। इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, सॉरी डिलोकलाइज्ड यहां पर भी है, बट यहां पे रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस ज्यादा खेल रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी SN1 पर ज्यादा फास्टर होंगे, ठीक है। कॉपी करें, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगी, ये आपको पता करना है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो आप पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। हमने ये वाला को लॉन्गेस्ट चेन बना दिया, ठीक है। अब नंबरिंग करना है दोनों साइड से। इधर से करो पहले 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। नीचे से करेंगे तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग हो गई, राइट साइड से भी नंबरिंग हो गई। अब चेक करना है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो कि Br है, इसको लोएस्ट नंबर किस साइड से मिल रहा है? ऊपर वाले साइड से लोएस्ट नंबर 3 है, नीचे वाले साइड से लोएस्ट नंबर 2 है। तो बताओ 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो जो बड़ा वाला है वो कंसीडर नहीं होगा, जो छोटा वाला है वो आपका कंसीडर होगा, ठीक। अब आप नोमेनक्लेचर करो। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है, 3 मिथाइल हो गया। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन का पार्ट है, 2 ब्रोमो हो जाएगा, ठीक ना। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हो गया। और 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्रोमो को पहले लिखिए क्योंकि ब्रोमो का B अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अगेन उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को पहले सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब नंबरिंग करेंगे दोनों साइड से। पहले इधर से नंबरिंग कर लो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। नीचे से करें 1, 2, 3, 4 और 5।
इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया। अब Br को चेक करो, इस ट्रेंड से चलेंगे तो 3 नंबर मिल रहा है, और इस ट्रेंड से चलेंगे तो भी 3 मिल रहा है। मतलब Br से आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेंड आपका सही है। तो अब बचा CH3। इधर से चलेंगे तो CH3 को 4 नंबर मिल रहा है, इधर से चलेंगे तो CH3 को 2nd नंबर मिल रहा है। तो लोअर कौन सा है? 2nd वाला। मतलब ये ट्रेंड सही होगा और ये ट्रेंड गलत हो जाएगा। अब सिंपल आप नोमेनक्लेचर करें। 3rd पोजीशन पे है ब्रोमीन का पार्ट, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। 2nd पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट, यानी 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 मिथाइल हो जाएगा। कितने कार्बन है बच्चों? 5। तो 5 के लिए बोल देंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। कर सकते हो? फटाफट कॉपी करें, उसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगी? आपको पता है ये बेंजीन है और ये हेलोजन है। तो हेलो एरीन का आईयूपीएसी कैसे लिखते हो? हेलो एरीन का आप आईयूपीएसी लिखते हो हेलो बेंजीन। क्या बोलते हैं? हेलो बेंजीन। अब हेलोजन की जगह पे क्या दिया गया? क्लोरीन। तो बोलेंगे क्लोरो, और उसके बाद क्या होगा? बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है? क्लोरोबेंजीन है। आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5। इथाइल अल्कोहल बोले तो CH3 CH2 और OH। दिस इज इथाइल अल्कोहल। इसको आपको रिएक्ट करानी है PCl5 के साथ। अभिक्रिया किससे करानी है? PCl5 के साथ। तो PCl5 से रिएक्ट करा दो। आपको मैं क्लासरूम में बता रखा हूं, PCl5 से रिएक्ट कराओ, चाहे तो आप PCl3 से रिएक्ट कराओ, चाहे तो आप SOCl2 से रिएक्ट करो। इन तीनों केस में जो जो अल्कोहल का पार्ट है ये आपका Cl में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे PCl5 में या PCl3 में या SOCl2 में। तो OH को हटा के यहाँ पे Cl कर दो, तो CH3 CH2 और Cl हो जाएगा। यहां पर भी OH हटेगा, Cl आ जाएगा। इस वाले केस में भी वही चीज बनेगी और इस वाले केस में भी वही चीज बनेगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी दे सकता है, PCl5 भी, PCl3 भी और SOCl2 भी। तीनों ही केस में OH आपका Cl में कन्वर्ट होगा। बाई प्रोडक्ट को ध्यान देना जरा। PCl5 में बाई प्रोडक्ट बनता है POCl3 प्लस HCl, ध्यान देना। PCl3 में बनता है H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और उसके बाद यहां पर बन जाता है SO2 गैस और साथ में HCl गैस। कर सकते हो? तो कौन सा है आपके पास? यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और Cl, साथ में बनेगा POCl3 और साथ में बनेगा HCl। और PCl3 दे दिया तब ये वाला रिएक्शन होगा, और SOCl2 दे दिया तो ये वाला रिएक्शन होगा। कर सकते हो? अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो ध्यान देना SOCl2 वाला ये बेस्ट है। ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है बच्चों? क्योंकि यहां पे SO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है, और दोनों बाई प्रोडक्ट गैस हैं, तो आसानी से मिक्सर से बाहर निकल जाएगा और प्योर फॉर्म में आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। समझ रहे बात को? इसलिए हम लोग इसको बेस्ट मेथड कहते हैं। फटाफट कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? व्हाट इज एन एसिमेट्रिक कार्बन? असममित कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग काइरल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग काइरल कार्बन भी कहते हैं। काइरल कार्बन। और ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? द कार्बन which are bonded with 4 different atom or groups। जैसे अगर मैं कार्बन दिखाऊं, मान लेते हैं X है, एक है आपके पास Y,
एक है आपके पास Z और एक है आपके पास M। ये चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, मतलब X बराबर Y ना हो, Y बराबर Z ना हो और Z बराबर M ना हो। तो वैसे सिचुएशन पे इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायरल। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर OH है, यहां पर COOH है, यहां पर Cl है और यहां पर हाइड्रोजन है। तो देखो ये जो बीच वाला जो कार्बन है ये चारों अलग अलग एटम से कनेक्ट है या अलग अलग ग्रुप से कनेक्ट है। ऊपर COOH है, नीचे H है, इधर OH है, इधर Cl है। तो ये वाला कार्बन चारों अलग अलग ग्रुप से कनेक्ट है। दैट मीन्स ये वाला कार्बन क्या है? कायरल। और इसी कायरल कार्बन को आप क्या कहते हो? एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग पेयर फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH एंड Y। आपके पास दिया गया SN2 रिएक्शन, कौन सा फास्टर होगा? मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड? एक बात याद रखना, ये जो आयोडीन है ना, दिस इज I माइनस, दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप देन Br minus, hence faster SN2 reaction in compare to CH3 और Br। मतलब फास्टर कौन होगा? अगर आप बात करते हो फास्टेस्ट पर, तो आपका आयोडोमीथेन ज्यादा फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू ब्रोमोमीथेन। क्यों? क्योंकि I माइनस एक बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। DDT की संरचना आपको बनाना है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। DDT कैसे बनता है? हमारे पास क्लोरल होते हैं CCl3, C डबल बॉन्ड O और H। इसको आप क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। और इसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। एक क्लोरोबेंजीन मैं यहां पे दिखा रहा हूं, दिस इज अ फर्स्ट क्लोरोबेंजीन और ये हो जाएगा सेकेंड क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका सेकेंड क्लोरोबेंजीन। जो पारा वाला हाइड्रोजन है इसको नोटिस करो, ये ठीक है। क्या करना है? यहां से H, यहां से OH और यहां से H बाहर निकाल लेना है। इसको यहां से बाहर निकाल लेना है। अब ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर वाले रिंग से कनेक्ट कर दो, नीचे वाला बॉन्ड नीचे वाले रिंग से कनेक्ट कर दो। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl3 CH, ऐसा एक रिंग होगा यहां पर Cl और एक रिंग होगा आपका यहां पर Cl। इसी को हम क्या बोलते हैं? DDT। अच्छा, DDT का फुल फॉर्म क्या होगा? DDT का फुल फॉर्म देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, यहीं से टर्म है आपका DDT। देखो, एक D यहां से, एक D यहां से, एक T यहां से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? DDT। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ DDT। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड कम्स इन कांटेक्ट विथ स्टीम। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को स्टीम के कांटेक्ट में लेकर के आते हो, दिस इज स्टीम। ठीक है, तो क्या बनता है? यहां पे फॉस्जिन गैस बनता है, COCl2। दिस इज अ फॉस्जिन गैस। अच्छा, फॉस्जिन गैस आपका पॉइजनस नेचर का होता है ना, पॉइजनस नेचर का होता है। जो हल्का सा भी अगर आप इनहेल कर लिए तो भगवान के साथ मीटिंग करते हुए नजर आएंगे आप। ठीक है, तो फॉस्जिन गैस एक प्रकार का पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। एक और क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में। कहीं कट छट गए ना, कहीं कट छट गए
तो मम्मी तुरंत कहती है बोरोप्लस लगा लो, एंटीसेप्टिक लगा लो, बोरलिंग लगा लो, तो वो सब क्या होते हैं, एक प्रकार के एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक के तरह ही आपका आइडोफॉर्म वर्क करता है। तो यूज क्या हो सकता है इसका, यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। फटाफट से देखें, उसके बाद आगे मूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपेंस क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू एयर। क्लोरोफॉर्म क्या है, CH-Cl3। अगर आप इसको एयर के कांटेक्ट में ले आते हो, दिस इज अ एयर के कांटेक्ट में ले आते हो, तो यहां पर फॉस्जिन गैस बनते हैं। दिस इज अ फॉस्जिन गैस। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, पॉइजनस। ठीक है, पुराने समय में जो क्लोरोफॉर्म है ना, इसका इस्तेमाल मेडिकल सर्जरी पे किया जाता था, पेशेंट को बेहोश कराने के लिए, है ना, एनाल्जेसिक होते थे ये, है ना, पेशेंट को बेहोश करवाने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय पे इसको रोक दिया गया है। क्यों? कि क्लोरोफॉर्म आसानी से एयर के कांटेक्ट में आ सकता है या लाइट के कांटेक्ट में आ सकता है। तो क्लोरोफॉर्म जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया ना, तो ये क्लोरोफॉर्म फॉस्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाता था, जो एक प्रकार का पॉइजनस है। तो आप क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे पेशेंट को बेहोश कराने के लिए, आपके चक्कर में पेशेंट का भगवान के साथ मीटिंग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आज के समय पे इसको रोक दिया गया। सही है, आप लेके गए क्लोरोफॉर्म की, पेशेंट को बेहोश करा देंगे और ऑपरेशन कर लेंगे, है ना। और हवा के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, लाइट के कांटेक्ट में आया वो क्लोरोफॉर्म, तो फॉस्जिन गैस बन गया। तो आप सुंघाने गए थे क्लोरोफॉर्म और सुंघा दिए फॉस्जिन गैस, बेचारा मर जाएगा, भगवान के साथ मीटिंग हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आज के समय पे हम लोग बेहोश कराने के लिए एनाल्जेसिक के रूप में कभी भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फिर है आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दिस इज अ BHC एंड देयर यूज। बहुत सारे बच्चे BHC में कंफ्यूज करते हैं, BHC और HCB, इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं बच्चों। देखो, BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, और HCB का मतलब होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ। सबसे पहले हेक्साक्लोरोबेंजीन अगर मैं बता दूं, तो आप यहां पे बेंजीन ले लो और सारे कार्बन पे आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। और हेक्साक्लोरोबेंजीन में से ये जो डबल बॉन्ड है इसको भी हटा दिए, मतलब ऐसा ऐसा Cl 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 और Cl, तब ये बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको BHCB कहते हैं, 666 भी कहते हैं और गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा सा देख लेना गैमेक्सीन का। तो 666 जिसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, जो ऐसा होता है। कंफ्यूज मत करना, बेंजीन बना के क्लोरीन मत कनेक्ट कर देना, तो वो बन जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है ये, तब जाके बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम पड़ रहा है। इसको देखो, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है इसी सेट पर, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जहां पर 2 डोनर साइट मौजूद होंगे, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही एटम होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा चुपचाप रहेगा। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द न्यूक्लियोफाइल्स having 2 donor atoms or site
but at a time only one atom या site donate the electrons called ambident nucleophile. Ambident nucleophiles. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो Cn- ये कभी आपका Nc- हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मतलब एक साइनाइड हो जाता है, दूसरा आइसोसाइनाइड हो जाता है। फिर आप ले सकते हो NO2-, तो इसी का हो जाता है ONO-, ये हो जाता है। जैसे आपने रिएक्शन देखा होगा कि RX है, अगर मैं इसको KCN के साथ रिएक्शन करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, RCN बनता है और साथ में आपका KX बनता है। लेकिन यहीं पर अगर आप AgCN से रिएक्शन कराते हो, किससे, AgCN से, तो प्रोडक्ट बनता है RNC और AgX। देखो यहां पे कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहां पर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो Cn और Nc दोनों एक प्रकार का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं RX है, हमने इसको रिएक्ट करा दिया AgNO2 के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है RNO2 और साथ में बनता है AgX। और यहीं पे अगर आप KNO2 से रिएक्शन करा देते हो तो ये बन जाता है RONO और साथ में KX। यहां भी देख सकते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो यहां पर भी एक दूसरे से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह रिलेशन बना रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9 एंड Br। C4H9 और Br, इसमें टोटल कितना आइसोमर बनता है, टोटल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा, तो 4 बनेगा। बना के देख लें। सबसे पहले आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए, CH3 CH2 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 और Br, एक तो ये बनेगा। नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, एक तो ये हो जाएगा। अब इसका चेन बनाओ, अभी 4 कार्बन की चेन है ना, इस बार 3 कार्बन की चेन करो और एक कार्बन को ब्रांच में ले आओ, ऐसा बना दो। CH3 CH CH3 CH2 और Br, इस बार 3 कार्बन की चेन है और एक कार्बन ब्रांच पर है। नाम क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, एक तो ये हो जाएगा। और कोई हो सकता है क्या, 3 कार्बन से छोटा कोई भी चेन नहीं बनता है कंपाउंड पे। ठीक है, अब इसी का पोजीशन बनाओ। अभी ये फर्स्ट कार्बन पे Br थे, अब इस Br को सेकेंड कार्बन पे ले आओ, CH3 CH2 CH Br और CH3, ये हो जाएगा। नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब इस Br को इस कार्बन में लेकर के आओगे तब भी वही चीज बन जाएगा, और फिर Br को यहां लाओगे तब भी वही चीज बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अलावा इस कंपाउंड की कोई और पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इसका पोजीशन बना दो, अभी फर्स्ट कार्बन पे इसको उठा के सेकेंड कार्बन पे ले आओ, ये हो जाएगा ऐसा, CH3 CBr CH3 और CH3। नाम क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यही आपका 4 आइसोमर है। ठीक है, तो टोटल आइसोमर कितना बन गया, 4 बन गया, 1 2 3 और 4। देखें उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित समीकरण को आपको पूरा करना है। आपके पास इथाइल क्लोराइड दिया गया, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। आपको पता है सोडियम ड्राई ईथर के साथ अल्काइल हैलाइड ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ज रिएक्शन।
ठीक है, कैसे होती है? तो जितना कार्बन रिएक्टेंट में है उसी का डबल कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा, CH3, CH2, CH2 और CH3, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। दिस इज अ N-ब्यूटेन, N-ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है SOCl2 के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है? पढ़ा दिया हूं ना। OH रिप्लेस होता है और क्या लग जाता है? Cl लग जाता है। सिंपल OH हटा के क्या लगा दो? Cl लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगा। OH हटा के Cl लगाओ, बाई प्रोडक्ट होगा SO2 गैस और एक और होगा HCl गैस। कितना आसान है। आगे बढ़ो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन और है, इसको जरा आप कंप्लीट करें। सबसे पहले है CH3 CH2 Br और Ni के साथ रिएक्शन कराना है। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है अल्काइल हलाइड का, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन कैसे होता है? करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल यहां से Br उठाना है और यहां से सोडियम को उठाना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने बचपन में पढ़ रखे हैं, एक्चुअली यहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन प्रोसेस वैसे ही कुछ होगा। देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसका प्लस इसके माइनस से भिड़ा दो और इसका प्लस इसके माइनस से भिड़ा दो। सिंपल Br को हटा के I लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और I, बाई प्रोडक्ट बन जाएगा NaPr। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर है आपके पास क्लोरोबेंजीन और इसको नाइट्रेशन करानी है। HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इन दोनों को जैसे रिएक्ट कराओगे ना, इन दोनों को, तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में भिड़ेगा ना, रिएक्शन करेगी ना, तो NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। बता दे कैसे? ऐसे H+ ले लो H2SO4 से, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूं HO और NO2। बोलो, HNO2 अभी भी है, सॉरी HNO3। अब इसको रिएक्ट कराएंगे, यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर H+ से मिल जाएगा, बना देगा HOH और यहां पर NO2+। ऑप्शन पे प्लस चार्ज होता है, स्टेबल नहीं होता ना, तो ये वाला बॉन्ड कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O और इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा? NO2+। दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए मैंने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को भिड़ा देंगे एक दूसरे से, तो NO2+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे जोड़ेंगे और एक बार पारा पे जोड़ेंगे। ऑर्थो पारा पता है कहां पर है? देखो, ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन से अपोजिट पारा कार्बन कहलाता है। तो यहां पे कनेक्ट है, इसका अपोजिट वाला कार्बन पारा कार्बन है। इसका अगल बगल वाला ऑर्थो है, ये अगल में और ये बगल में ऑर्थो है, ठीक है। और ऑर्थो के बाद क्या होता है? मेटा। ये भी मेटा, यहां भी ऑर्थो के बाद क्या हो जाएगा? मेटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आओगे तो किसी एक ऑर्थो पे NO2 भिड़ेगा और दूसरे पर पारा में भिड़ेगा। मतलब कोई एक ऑर्थो 2 है ना, तो दोनों में से किसी एक में NO2 लगा दो और एक प्रोडक्ट बनेगा पारा पोजीशन पर। मतलब ऐसा ले लो, एक हो गया आपका ऑर्थो पर, ये वाला ले लो। जरूरी नहीं है कि यही ऑर्थो ले, आप यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर पड़ेगा। और एक प्रोडक्ट बनेगा पारा पोजीशन पर, Cl और NO2, ठीक है। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगी, या लेस रिपल्शन कह सकते हैं, ये ज्यादा बनेगा। और यहां ये वाला क्या बनेगा? माइनर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। फटाफट से देखें, उसके बाद आगे मूव करेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। आपके पास एल्किन है, HI के साथ रिएक्शन कराना है ना। एल्किन का HI के साथ रिएक्शन कौन सा रूल होता है? मार्कोनी-कॉप्स रूल। MR बोले तो मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग में कहते हैं कि I माइनस या Cl माइनस या Br माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोलता है? मार्कोनी रूल है ना। तो I माइनस एल्किन के पार्ट को सिलेक्ट करवाओ पहले, I माइनस को भेजो वहां पे जहां पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को भेजो वहां पे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो I चला गया इस कार्बन पे, H चला गया इस कार्बन, बॉन्ड को तोड़ दो बीच से, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, यहां पर I और ये होगा CH3, कहानी खत्म। लेकिन अगर HBr के साथ पेरोक्साइड होता है, सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड, बाकी के साथ पेरोक्साइड रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन HBr के साथ पेरोक्साइड रहता है तो ऐसे सिचुएशन पे अंटी MR हो जाता है। अंटी MR कहने का मतलब एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग Br माइनस उस कार्बन पे जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान देना, पेरोक्साइड केस में एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ कब काम करेगा? जब HBr होगा। HCl के केस में मार्कोनिक रूल ही बोलेंगे, चाहे पेरोक्साइड हो चाहे नहीं हो। HI के केस में भी मार्कोनिक रूल ही बोलेंगे, चाहे पेरोक्साइड हो चाहे नहीं हो। लेकिन HBr के साथ अगर पेरोक्साइड होगा तब जाके एंटी मार्कोनिक रूल काम करेगा। ठीक है, तो Br को वहां पे भेजेंगे जहां पर, Br को वहां पर भेजेंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है, और H को वहां पर भेजेंगे जहां पे हाइड्रोजन कम है। दिस इज एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 और Br। मैं यहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, मैकेनिज्म देखे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब डायरेक्ट रिएक्शन लिखो। इसके बाद है व्हाट इज द रेसमिक मिक्सचर। आपको मैं बता रखा हूं, किसी भी मिक्सचर पर D एनांसियोमर भी मौजूद हो और L एनांसियोमर भी मौजूद हो, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला भी हो और लीवो रोटेटरी वाला भी हो, तो उसी मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। अगर मैं लिख दूं यहां से, द इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ D and L form enantiomers, then called as racemic mixture। ठीक है, अच्छा, रेसमिक मिक्सचर जो होता है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहां पे लिख दो, रेसमिक मिक्सचर compounds are optically inactive due to external compensation। ठीक है, कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर का। जैसे SN1 मैकेनिज्म पे, SN1 मैकेनिज्म अगर आप देखते हो ना, SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर दिया गया ऐसा CH3 CH3 और CH3, ठीक ना, ये है आपका कार्बोकेटाइन। अब मान लेते हैं कि OH माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर के आ गए हम लोग, तो आप इसको फ्रंट साइड से भी अटैक करा सकते हो, आप इसे बैक साइड से भी अटैक करा सकते हो। अगर फ्रंट साइड से अटैक कराते हो तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3
यहां पर OH, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। OH किधर है? राइट साइड में। बैक साइड से कराते हो, बैक साइड से कराते हो तो ये ऐसा बनेगा, बैक साइड से कराने से ऐसा बनेगा, बैक साइड से ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है? रेसेमाइजेशन है, रेसेमाइजेशन, ठीक है। देख सकते हो, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में। तो इस तरीके से आप रेशमिक मिश्र को डिफाइन कर सकते हैं। फटाफट जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 28, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन इज हीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आंसर क्या लिखोगे? ब्रोमोबेंजीन is heated with magnesium in presence of dry ether to form Grignard reagent, कैसे होगा? सबसे पहले आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन। एग्जाम में इसका नोमेनक्लेचर भी लिख देना नीचे, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। और इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दो, दिस इज मैग्नीशियम, किसके प्रेजेंस में बाबू? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। रिएक्शन कैसे कराना है? डायरेक्ट मैं बताऊं, बस मैग्नीशियम को उठाओ और कार्बन और Br के बीच में लाकर रख दो, मैग्नीशियम को उठाओ और कार्बन और Br के बीच में रख दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? यहां से बेंजीन रिंग, यहां पर हो गया Mg और ये हो गया Br। ये क्या है? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये बनेगा। दूसरा है आपके पास बी नंबर। बी नंबर क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मैं बता चुका हूं आपको, मिथाइल ब्रोमाइड है, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर का कौन सा रिएक्शन होता है? ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा होता है? ऊर्ज रिएक्शन। दिस इज अ ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? जितने कार्बन रिएक्टेंट है उसका डबल हो जाता है। एक कार्बन है तो 2 कार्बन हो जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा CH3 और CH3। ज्यादा दिक्कत होगा ना तो सिंपल इसके बीच में एक मिरर लगा देना, बस मिरर लगा दोगे तो CH3 और मिरर के साइड में भी क्या दिखेगा? CH3, दोनों जोड़ देना तो ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज अ ऊर्ज रिएक्शन। फटाक से देखो, उसके बाद अगला रिएक्शन उसको भी देखते हैं। चलो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्शन कैन बी कैरिड आउट। निम्नलिखित से कैसे परिवर्तित करेंगे? इथाइल क्लोराइड को बनाना है प्रोपानोइक एसिड। कैसे बनाओगे? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इसको बनाना है प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। पहले, सबसे पहले स्टेप में इन दोनों का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, CH2 और Cl। अब प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मूला CH3, CH2, COOH। दिस इज अ प्रोपानोइक एसिड। आप इससे यहां तक कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले देखो, कार्बन संख्या मैच करो, कार्बन क्या बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें 2 कार्बन है, आपको 3 कार्बन चाहिए, एक कार्बन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जब भी एक कार्बन बढ़ाना होता है तो आप उसको KCN से रिएक्शन करो, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। करना कुछ नहीं है, यहां से आपका KCl बाहर होगा, ये वाला KCl और CN कार्बन से जोड़ दो तो CH3, CH2 और CN हो जाएगा ऐसा।
नाउ इस CN में डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो जैसे ही इसको ऐड करोगे ना, CN आपका कार्बोजेलिक बन जाएगा, CN आपका कार्बोजेलिक बन जाएगा। प्रोडक्ट हो जाएगा यहां से CH3 CH2 और COOH बन गया। तो ध्यान देना, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाओ। अल्काइल हैलाइड बनने के बाद कार्बन नंबर को देखो, क्या कार्बन बराबर है कि नहीं है। अगर कार्बन बराबर है तब तो सही है, और कार्बन बराबर नहीं है तो सबसे पहले कार्बन को बराबर करेंगे। 3 स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाओ, फॉर्म हेलो एल्केन। पहला स्टेप में ये काम करना है। दूसरा स्टेप में कार्बन मैच करनी है, कार्बन मैच करनी है, और उसके बाद आप फाइनल प्रोडक्ट करोगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। ये 3 स्टेप हमेशा लेकर के चलना। हेलो एल्केन दिया था तो बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर कार्बन को मैच करके देखे। पहले कार्बन 2 था, हमें चाहिए 3 था, तो एक कार्बन बढ़ा दिए, और एक कार्बन को बढ़ाने के लिए KCN इस्तेमाल करते हैं, बढ़ गया एक कार्बन। फिर इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CN आपका कार्बोजेलिक में ट्रांसफर डायरेक्ट हो जाएगा। अगला आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोफिनोल। क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोफिनोल, पारानाइट्रोफिनोल। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन बच्चों, और पारानाइट्रोफिनोल आप ऐसा ले सकते हैं, पारानाइट्रोफिनोल आप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो, यहां पे बेंजीन है, यहां पर भी बेंजीन है, तो बेंजीन तो मिल चुका है हमारे पास कॉमन। अब Cl को OH बनाओ पहले, तो डॉस प्रोसेस एक मैं पढ़ाया हूं आपको, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहां पर ONE, ठीक है। और फिर से आप HCl से रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा OH, और फिर आप नाइट्रेशन करा दो HNO3 H2SO4, तो ये OH और यहां पर होगा। फटाफट जरा इसको कॉपी कर लें, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और है, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। इथाइल क्लोराइड है हमारे पास CH3 CH2 और Cl। इसको अगर आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो तो बाबू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड बनता है, अल्फा बीटा पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में होगा हमारे पास KCl, और साथ में होगा हमारे पास H2। कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है B नंबर, इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट Ag2। इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br ले लो, और मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन करा दो। देखो मॉइस्चर के फॉर्म में अगर आप सिल्वर ऑक्साइड लेके चलोगे ना, तो Br जो है ना बच्चों, ये OH में ट्रांसफर हो जाएगा, Br OH में होगा जब मॉइस्ट के फॉर्म में लेके चलोगे, तब प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 और OH, और साथ में बनेगा AgBr, ठीक है। इसको देखें, उसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं। चलो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड को हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। इथाइल क्लोराइड बोले तो CH3 CH2 और Cl, दिस इज अ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसको अगर आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हो, ध्यान देना पिछले वाले में अल्कोहलिक KOH था, यहाँ पे एक्वस KOH है, तो
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और अल्कोहलिक KOH रहे तो बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, सिंपल Cl हटेगा और OH लग जाएगा, प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH3 CH2 और OH, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, तो KCl बनेगा। इसी में सेकेंड रिएक्शन दे रहा है, मतलब इथाइल अल्कोहल बन रहा है ना, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से रिएक्ट कराओगे तो इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद इथाइल ब्रोमाइड को अगर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो, इथाइल ब्रोमाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो, ड्राई Ag2, कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मोइस्ट के फॉर्म में होगा तो BrOH में कन्वर्ट होगा, और ड्राई के फॉर्म में होगा तो ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। Br को आप ईथर बनाओगे, Br आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। यानी Br ईथर बनाओ, जितना कार्बन है उसी का डबल होगा। जैसे CH3 और CH2 ये हो गया ईथर का फंक्शनल ग्रुप, और जितना कार्बन था उतना फिर से बढ़ा दो, मतलब 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, 4 कार्बन। ये है आपका सिंपल ईथर, इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो मोइस्ट के फॉर्म में होगा तो अल्कोहल में जाता है, और ड्राई के फॉर्म में होगा तो ईथर बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, फटाक से देखें, उसके बाद आगे और क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर फ्रेरोन्स, गिव वन यूज ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन क्या होता है, द क्लोरोफ्लोरो derivatives of alkane called फ्रियोन्स। ठीक है, आप कोई भी एल्केन ले लो, जैसे CH4 हमने मीथेन ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, मीथेन ले लिया। इससे सारे हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया। ध्यान देना, जितना हाइड्रोजन हटाओगे उतना आपको क्लोरीन ऐड करना होगा और साथ में फ्लोरीन भी ऐड करना होगा, मिला करके दोनों। जैसे 4 हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो 2 क्लोरीन ऐड कर दे रहे हैं और 2 फ्लोरीन ऐड कर दे रहे हैं, दोनों मिला के 4 हो गए ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CF2 और Cl2 बन जाएगा। दिस इज अ फ्रियोन्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रियोन 012, और इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC भी इसको हम लोग कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड। कह रहा है कि जब KCN के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो साइनाइड बनता है, लेकिन अगर AgCN के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों, देखो, अगर मैं RX का रिएक्शन KCN से कराऊं तो बनता है RCN प्लस KX, और इसी को अगर मैं AgCN से कराऊं तो बनता है RNC और साथ में AgX। क्यों ऐसा बना, ड्यू टू CN इज अ एम्बिडेंट लिगेंड, सॉरी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हेंस टू डोनर साइट, ठीक है ना। 2 डोनर साइट होते हैं यहां पर, कभी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो कभी नाइट्रोजन डोनेट कर देगा। KCN के केस में कार्बन और AgCN के केस में नाइट्रोजन। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कॉपी करें, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द फॉर्मूला ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन।
इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। मिथाइल ब्रोमाइड को AgF के साथ रिएक्शन कराते हो, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्वाट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वाट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसका प्लस इसके माइनस से बढ़ा दो और इसका प्लस इसके माइनस से बढ़ा दो, प्रोडक्ट बनेगा CH3F और साथ में बनेगा AgBr। ठीक है, दिस इज अ मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, अगला रिएक्शन है, दिस इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको रिएक्ट कराना है CuCl/HCl के साथ। आपको पता है इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहां पे सारा तहस नहस हो जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, साथ में बनेगा नाइट्रोजन गैस, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। कर सकते हो? कॉपी करें इसको। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू very much.